हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्लियर एग्ज़ाम। आज मैं आप लोगों को एशिया महाद्वीप के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा। एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आने वाले सभी देश और उनसे जुड़े तथ्य और पर्वत श्रृंखलाएं और नदियां, झीलें, सारी जानकारी मैं कम्प्लीटली आपको इस वीडियो में मिलेंगी, जिससे आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम RO, NTPC या फिर कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, UP PCS के लिए सारे फैक्ट्स इस वीडियो में आपको प्राप्त होंगे, जिससे एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आने वाले कोई भी क्वेश्चन अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो कोई भी छूटेगा नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं मैं आज की अपनी क्लास को, जिसमें से एशिया महाद्वीप के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले एशिया महाद्वीप में दक्षिण पश्चिम एशिया में कौन कौन से देश आते हैं। तो सबसे पहले है बहरीन, उसके बाद है साइप्रस, और उसके बाद है ईरान, इराक, इज़राइल, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, ओमान, कतर, सऊदी अरब और तुर्की। उसके बाद है यमन। ये देश आते हैं एशिया के दक्षिण पश्चिम एशियाई क्षेत्र में आते हैं। कितने देश आते हैं? बहरीन, साइप्रस, इराक, ईरान, इज़राइल, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, ओमान, कतर, सऊदी अरब, तुर्की और यमन। ये दक्षिण पश्चिम एशियाई देश हैं। उसके बाद है दक्षिण एशियाई देश। दक्षिण एशिया में कितने देश हैं? तो बांग्लादेश, भूटान, भारत, अपना भारत जो है वो दक्षिण एशिया में आता है। उसके बाद है पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, नेपाल, अफगानिस्तान। मतलब भारत और भारत के जो पड़ोसी देश हैं अगल बगल के, वो सारे दक्षिण एशिया के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है दक्षिण पूर्वी एशिया। दक्षिण पूर्वी एशिया के अंतर्गत आते हैं देश ब्रुनई, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपींस। उसके बाद है थाईलैंड और वियतनाम। ये सारे देश दक्षिण पूर्वी एशिया के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद है पूर्वी एशिया। पूर्वी एशिया के अंतर्गत आते हैं चीन, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, ताइवान और जापान। ये सारे पूर्वी एशिया के अंतर्गत आते हैं। जो चीन है वो हमारा पड़ोसी देश है, पर वो आता है पूर्वी एशिया के अंतर्गत आता है, पूर्वी एशियाई देश के अंतर्गत आता है। उसके बाद आता है मध्य एशिया। मध्य एशिया में आते हैं कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। ये सारे मध्य एशिया के अंतर्गत आते हैं। और सबसे लास्ट में है जो इम्पोर्टेंट है, साइबेरियन प्रदेश में साइबेरियन प्रदेश या साइबेरिया जो क्षेत्र है, उसमें कौन सा देश आता है? तो अकेला रूस आता है। रूस दो महाद्वीपों में बटा हुआ है, रूस एक एशिया महाद्वीप में और एक यूरोप महाद्वीप में। ये दो महाद्वीपों से जुड़ा हुआ है। मतलब ये इसका क्षेत्र दो महाद्वीप में आता है, एशिया और यूरोप महाद्वीप में। उसके बाद आगे चलते हैं तो आता है एशिया महाद्वीप की प्रमुख जल संधियाँ। ये सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए, एशिया की प्रमुख जल संधियाँ। नंबर 1 है बेरिंग जल संधि। कौन सी जल संधि? बेरिंग जल संधि। एक मिनट। बेरिंग जल संधि है ये अलास्का जो अमेरिका में स्थित है और रूस को अलग करती है। कौन सी जल संधि? बेरिंग जल संधि। क्वेश्चन आता है कि अलास्का और रूस को कौन सी जल संधि अलग करती है, तो आप बताएंगे बेरिंग जल संधि। अमेरिका के अलास्का और रूस को अलग करती है ये जल संधि। उसके बाद है तत्तर जल संधि। कौन सी जल संधि? तत्तर जल संधि। ये जापान सागर को और ओखोत्स्क सागर को जोड़ती है। कौन? ओखोत्स्क सागर को जोड़ती है एक दूसरे से। कौन सी जल संधि? तत्तर जल संधि। उसके बाद है रूसी मुख्य भूमि। दूसरा इसी में तत्तर जल संधि में दूसरा पॉइंट है, रूसी मुख्य भूमि को रूस के सखालिन द्वीप को अलग करती है ये तत्तर जल संधि। ठीक है। उसके बाद आती है सुगारू जल संधि। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सुगारू, बेरिंग, ये सब इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है। सुगारू जल संधि है जो होकाइडो को होन्शु द्वीप से अलग करती है। कौन सी? होकाइडो द्वीप को होन्शु द्वीप से अलग करती है सुगारू जल संधि। उसके बाद है जापान सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है सुगारू जल संधि। ठीक है। उसके बाद आता है कोरिया जल संधि। कोरिया जल संधि कोरिया प्रायद्वीप को जापान के क्यूशू शहर को अलग करती है। क्योशू सुषमा जल संधि द्वारा अलग करती है। ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है इसमें, पूर्वी चीन सागर को जापान सागर से जोड़ती है। कौन सी जल संधि? कोरिया जल संधि। उसके बाद है ताइवान जल संधि या फॉर्मोसा जल संधि। इसका दूसरा नाम है फॉर्मोसा जल संधि। ये ताइवान को चीन सागर से अलग करती है। किससे अलग करती है? सागर नहीं है, ताइवान को चीन से अलग करती है। कौन सी जल संधि? ताइवान या फार्मोसा जल संधि। ये ताइवान को चीन से अलग करती है। इसी में दूसरा पॉइंट है, पूर्वी चीन को दक्षिणी चीन सागर को जोड़ता है ये।
ताइवान जल संधि। उसके बाद छठी जल संधि है लुजोन जल संधि। लुजोन जल संधि ताइवान को लुजोन द्वीप से अलग करते हैं। किसको अलग करती है? ताइवान को लुजोन द्वीप जो ताइवान में ही स्थित है उसको अलग करती है। उसके बाद दक्षिण चीन सागर व प्रशांत महासागर को जोड़ती है यह जल संधि। कौन सी जल संधि? लूनो जल संधि। दक्षिणी चीन सागर ये प्रशांत महासागर का ही एक भाग है, जो ये उसके बीच में एक स्थित है लुजोन जल संधि। ये प्रशांत महासागर और चीन महासागर को, प्रशांत महासागर को जोड़ता है। उसके बाद है मकस्सार जल संधि। मकस्सार जल संधि नंबर 1 है। इसका पॉइंट है सिलेबस द्वीप को बोर्नियो द्वीप से अलग करता है। किसको अलग करता है? सिलेबस द्वीप को बोर्नियो द्वीप से अलग करता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट इसी में हिंद महासागर को जावा सागर से जोड़ती है ये मकस्सार जल संधि। ठीक है। उसके बाद है मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि जिसे मलक्का स्टेट बोलते हैं, ये मलेशिया को सुमात्रा द्वीप से अलग करता है। किसको अलग करता है? तो मलेशिया को सुमात्रा द्वीप से अलग करता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है अंडमान सागर जो हिंद महासागर का एक भाग है, ये दक्षिणी चीन सागर जो प्रशांत महासागर का भाग है इसको जोड़ता है। ठीक है, मलक्का जल संधि। ठीक, ये इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसलिए आप नोट करते जाइए। जोहार जल संधि ये सिंगापुर को मलेशिया से अलग करता है। किसको अलग करता है? सिंगापुर और मलेशिया को अलग करता है जोहोर जल संधि। उसी में दूसरा पॉइंट है दक्षिणी चीन सागर को अंडमान सागर से जोड़ता है यह जल संधि, जोहोर जल संधि। उसके बाद हार्मुज जल संधि, ये सब इंपॉर्टेंट है। हार्मुज जल संधि पूछी जा चुकी है कई बार पेपर में। हार्मुज जल संधि ये यूएई ओमान को ईरान से अलग करती है। यूएई ओमान और ईरान को अलग करती है हार्मुज जल संधि। उसके बाद है फारस की खाड़ी को ओमान सागर की खाड़ी से जोड़ता है हार्मुज जल संधि। उसके बाद है 11 नंबर है बाब अल मंदेब जल संधि। ये यमन को जबूती से अलग करता है। किसको? यमन को जबूती से अलग करता है। उसके बाद है लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है। लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है बाब अल मंदेब जल संधि। ये थी हमारी जल संधियाँ, जो एशिया महाद्वीप की 11 जल संधियाँ मैंने इसमें इंपॉर्टेंट जो थी मैंने इस वीडियो में आपको प्रोवाइड कराई हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है एशिया महाद्वीप के मरुस्थलीय मैदान। कौन से आते हैं? मरुस्थलीय मैदान नंबर 1 है रूब अल खाली मरुस्थल। रूब अल खाली मरुस्थल ये दक्षिण पूर्व अरब प्रायद्वीप में स्थित है। यह देश सऊदी अरब में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? यह सऊदी अरब में स्थित है। यह विश्व का सबसे बड़ा बालू निर्मित मरुस्थल क्षेत्र है। क्या है? विश्व का सबसे बड़ा बालू निर्मित मरुभूमि है। उसके बाद यह एक निवास विहीन क्षेत्र है। क्या है? निवास विहीन क्षेत्र है। यहाँ मतलब कोई निवास नहीं करता है। ठीक है, ये एक मरुस्थल तो है लेकिन यहाँ कोई निवास नहीं करता है, ये निवास विहीन क्षेत्र है। उसके बाद दूसरा नंबर है, उसके बाद है अल नफूद मरुस्थल। अल नफूद मरुस्थल ये भी सऊदी अरब देश में स्थित है। यह एक गर्म मरुस्थल है। कौन सा कैसा मरुस्थल है? ये एक गर्म मरुस्थल है। और ये जो उसके बाद आता है नंबर 3 नंबर पे है दस्त ए कबीर मरुस्थल। दस्त ए कबीर मरुस्थल ये ईरान देश में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? ईरान देश में स्थित है। इसे ग्रेट सॉल्ट डेजर्ट भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए कि क्वेश्चन बन जाएगा कि ग्रेट सॉल्ट डेजर्ट किसे कहते हैं, तो ये दस्त ए कबीर मरुस्थल को कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद चौथा नंबर है दस्त ए लुट मरुस्थल। दस्त ए लुट मरुस्थल ये पूर्वी ईरान में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? पूर्वी ईरान में स्थित है। एशिया महाद्वीप का सबसे इम्पोर्टेंट है गोबी का मरुस्थल। गोबी का मरुस्थल ये मंगोलिया व चीन देश में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? मंगोलिया व चीन देश में स्थित है। यह एशिया के बड़े मरुस्थलों में से एक है। यह एक ठंडा मरुस्थल है। कैसा मरुस्थल है? एक ठंडा मरुस्थल है। कौन सा मरुस्थल? गोबी मरुस्थल एक ठंडा मरुस्थल है। उसके बाद है तकला मकान का मरुस्थल। तकला मकान का मरुस्थल ये चीन देश के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सीकियांग में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? सीकियांग में स्थित है। यह मंचूरिया उसके बाद है, अब मैदानों की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है मंचूरिया का मैदान। मंचूरिया का मैदान किस देश में स्थित है? तो यह चीन देश में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? चीन देश में। अमूर नदी एवं उसकी सहायक नदी द्वारा यह निर्मित है। कौन सा? मंचूरिया का मैदान। उसके बाद है तुरान का मैदान। तुरान का मैदान कैसा मैदान, कहाँ किस देश में स्थित है? तो ये तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान एवं कजाकिस्तान में स्थित है। ये आमू दरिया व सीर दरिया नदियों द्वारा निर्मित है। किन 2 नदियों के द्वारा निर्मित है? तो आमू दरिया व सीर दरिया नदियों से निर्मित है ये मैदान। तो 3 मैदान मैंने आपको इसमें पढ़ा है, मंचूरिया का मैदान, तुरान का मैदान और मंचूरिया का और तुरान का मैदान मैंने आपको दो इसमें मैदान पढ़ाए हैं। उसके बाद है एशिया की प्रमुख नदियाँ। ये इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। एशिया की प्रमुख नदियाँ, इसको आप नोट करिएगा। आमू दरिया नदी जो आपने पढ़ा था, आमू दरिया नदी और सीर दरिया नदी, ये कौन सा मैदान बनाती हैं? तो तुरान का मैदान
ये उनके द्वारा निर्मित होता है। तो सबसे पहले आमू दरिया नदी पढ़ते हैं। तो यह इसका प्रवाह क्षेत्र किन देशों में है? तो अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान में इसका प्रवाह क्षेत्र है। और उद्गम स्थल कहाँ पे है? पामीर पर्वतीय क्षेत्र में उद्गम स्थल है। उसके बाद है सीर दरिया नदी। सीर दरिया नदी इसका प्रवाह क्षेत्र है कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान में स्थित है। या अर्ध शुष्क क्षेत्र में बहती है। कौन से क्षेत्र में बहती है? अर्ध शुष्क क्षेत्र में बहती है। इसका मुहाना अरल सागर में है। कहाँ पे है? इसका मुहाना अरल सागर में है। ठीक है। उसके बाद है टिग्रिस नदी या यूक्रेटस नदी। ये इंपॉर्टेंट नदी है। टिग्रिस या यूक्रेटस नदी या तुर्की, ईरान, सीरिया में बहती है। कहाँ पे बहती है? इसका प्रवाह क्षेत्र तुर्की, ईरान और सीरिया देश में इसका प्रवाह क्षेत्र है। उद्गम स्थल इसका कहाँ पे है? तो टॉरस पर्वत, टर्की जो तुर्की देश है उसमें इसका उद्गम स्थल है। टॉरस पर्वत वहीं पे स्थित है। उसके बाद है या एक इम्पॉर्टेंट इसके लिए एक नोट्स है, या बेसिन खजूर उत्पादन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जो टिग्रिस नदी का बेसिन है या जो क्षेत्र है वो खजूर उत्पादन के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। उसके बाद इन नदियों को क्रमशः दजला और फराद नाम से जाना जाता है। ये जो दो नदियां हैं टिग्रिस व यूक्रेटस नदी, इनको दजला और फराद नाम से भी जाना जाता है। किन दोनों नाम से जाना जाता है? दजला और फराद नाम से। ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है। उसके बाद चलते हैं, चौथी नदी है येलो नदी। येलो नदी को हम ह्वांगहो नदी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट नदी है चीन देश के लिए। ये चीन देश में बहती है। इसका उद्गम स्थल है कुनलुन पर्वत में इसका उद्गम स्थल है। और मुहाना पोहाई की खाड़ी में येलो सागर में इसका मुहाना है। मतलब ये कहाँ गिरती है। उसके बाद है इसके नोट्स हैं कि अपने कटाव व बाढ़ के लिए प्रसिद्ध यह नदी चीन में शोक कहलाती है। चीन का शोक कहलाती है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्वेश्चन बनेगा कि ह्वांगहो नदी या येलो नदी जो है किस देश का शोक कहलाती है? तो चीन देश का शोक कहलाती है। इसको पीले रंग के लोएस निर्मित मैदान से प्रभावित होती है। इसके कारण यह अत्यधिक मात्रा में सिल्ट व निक्षेप का निर्माण करती है। क्या करती है? सिल्ट का निक्षेप का निर्माण करती है। उसके बाद है यात्सिकी कियांग नदी। ये भी चीन में बहती है। इसका मुहाना पूर्वी चीन सागर में है। एशिया की सबसे बड़ी नदी है। कौन सी नदी है? एशिया की सबसे बड़ी नदी है ये। ठीक है। यात्सिकी कियांग नदी। उसके बाद इस नदी के तट पर चीन के संघाई व वुहान शहर स्थित हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि संघाई शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो यात्सिकी कियांग के। इस नदी पर थ्री गार्ज डैम स्थित है। कौन सा डैम स्थित है? तो थ्री गार्ज डैम स्थित है। ओके। उसके बाद है इरावदी नदी। तो इरावदी नदी यह म्यांमार की प्रमुख नदी है। कौन सी नदी? म्यांमार की प्रमुख नदी है। इसका उद्गम स्थल है माली और नामी नदी का संगम। ये माली और नामी नदी दो नदियां हैं, उससे इसका उद्गम होता है। उसी से ये निकलती है इरावदी नदी। इसका मुहाना कहाँ तो है? अंडमान सागर में इसका मुहाना है। मतलब अंडमान सागर में ये गिरती है। इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसके डेल्टाई क्षेत्र पर म्यांमार का यंगून शहर स्थित है। ठीक है। इसका यंगून शहर है म्यांमार का, ये इरावदी नदी के तट पर ही स्थित है। ठीक है। और उसके बाद है मेकांग नदी है। इसका उद्गम स्थल कहाँ है या प्रवाह क्षेत्र कहाँ है? मेकांग नदी चीन, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम इतने देशों में बहती है। और प्राकृतिक सीमा कौन कौन सी है इसकी? प्राकृतिक सीमा म्यांमार, लाओस तथा थाईलैंड में है। इसकी दो प्रवाह क्षेत्र हैं। एक है प्राकृतिक सीमा जिसको प्राकृतिक रूप से बहती है म्यांमार, लाओस तथा थाईलैंड। उसके बाद में बनाई गई हैं चीन, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम के द्वारा ये इतने देशों में प्रवाहित होती है। उसके बाद उद्गम स्थल कहाँ है? तिब्बत का पठार इसका उद्गम स्थल है। इसका मुहाना है दक्षिण चीन सागर में इसका मुहाना है। कहाँ पे है मुहाना? दक्षिण चीन सागर में इसका मुहाना है। ठीक है। उसके बाद है इसकी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इसमें। इस नदी तट पर कंबोडिया की राजधानी नामपेन स्थित है। कौन सी देश की राजधानी स्थित है? तो नामपेन स्थित है। कंबोडिया की राजधानी नामपेन स्थित है। विश्व में अमेजन नदी के बाद दूसरे स्थान पर सार्वजनिक जैव विविधता वाला बेसिन इसी नदी का है। ठीक है। कौन सी नदी का? इसी नदी का, मेकॉन्ग नदी का। ठीक। उसके बाद है जॉर्डन नदी इजराइल, जॉर्डन, सीरिया व फिलिस्तीन शहर में बहती है। इतने देशों में बहती है ये। उसके बाद इसका मुहाना मृत सागर है। उसके बाद लीना नदी रूस की एक नदी है जो इसका मुहाना आर्कटिक सागर, जिसे लॉपटेप सागर भी बोलते हैं, इसका वहाँ मुहाना है। उसके बाद आती है लोप नदी भी रूस की नदी है। इसका मुहाना कारा सागर आर्कटिक सागर का ही एक भाग है। और उसके बाद 11 नंबर की नदी है सिक्यांग नदी चीन की एक नदी है। इसका मुहाना दक्षिण चीन सागर में स्थित है। इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं सिक्यांग नदी की।
तो देख लेते हैं हम लोग। नंबर 1 है डेल्टाई क्षेत्र में रेशम उत्पादन के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, सिकियांग नदी का जो क्षेत्र है। उसके बाद इसके मुहाने पर चीन का हांगकांग व स्वांगझाऊ शहर स्थित है। ठीक है, हांगकांग या स्वांगझाऊ शहर स्थित है किसके, सिकियांग नदी के तट पर। उसके बाद आखिरी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी भारत, चीन, बांग्लादेश 3 देशों में बहती है। भारत, चीन, बांग्लादेश ये इंपॉर्टेंट देश है कि ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवाह क्षेत्र कितने देशों में है, तो 3 देशों में, भारत, चीन और बांग्लादेश। या उसका उद्गम है चेमयुनडुंग ग्लेशियर से निकलती है ये, और मुहाना बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाती है। ठीक है, उसके बाद है इसके इंपॉर्टेंट और फैक्ट है कि बांग्लादेश में इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए कि पद्मा नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी। चीन में इसे यारलुंग सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में इसे तीस्ता नदी इससे मिल जाती है। बांग्लादेश में इसे तीस्ता नदी मिलती है, इसकी सहायक बन जाती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र की। उसके बाद है एशिया महाद्वीप के पर्वत। एशिया महाद्वीप के पर्वत प्रमुख हैं जिसे हम बहुत गहराई से अध्ययन करेंगे। जिसका जो सबसे पहले है टोरज पर्वत। सबसे पहले कौन सा पर्वत है, टोरज पर्वत। हिंदकुश पर्वत, सुलेमान पर्वत, कुनलुन आन पर्वत, तियानशान पर्वत, हिमालय, ट्रांस हिमालय और अराकाल योमा और फ्यूजियामा। ये इतने हैं एशिया के महाद्वीप के प्रमुख पर्वत, जिसमें से हिंदकुश, सुलेमान, कुनलुन और तियानशान ये पामीर ग्रंथ के नाम से इतने जो पर्वत क्षेत्र हैं, पर्वत हैं, ये पामीर ग्रंथ के नाम से जाने जाते हैं। किस नाम से जाने जाते हैं, पामीर ग्रंथ के नाम से जाने जाते हैं। उसके बाद है जो ट्रांस हिमालय है। ट्रांस हिमालय में तीन पर्वत श्रेणियां हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणियां इस ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती हैं। किस हिमालय के, ट्रांस हिमालय के, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। उसके बाद है ये अराकाल योमा, ये म्यांमार में स्थित है, और फ्यूजियामा जापान में स्थित है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें मैंने पर्वत, नदियाँ, मैदान और प्रमुख जल संधियाँ सारी चीज़ें इसमें पढ़ाई हुई हैं, और कौन सा देश किस क्षेत्र में स्थित है एशिया के, सारी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दी। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।